Az országgyűlés a törvényjavaslatot 188 igen, 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta। आखिरकार हंगरी की संसद नेशनल असेंबली ने स्वीडन की नेटो मेंबरशिप पर मुहर लगा दी। इस तरह स्वीडन नेटो का 32वां सदस्य बनने के लिए तैयार हो चुका है। एप्लीकेशन के लगभग 600 दिन बाद स्वीडन ने मई 2022 में अप्लाई किया था फिनलैंड के साथ। उस वक्त नेटो में 30 मेंबर हुआ करते थे। नए सदस्य की एंट्री के लिए सबकी सहमति जरूरी थी। फिनलैंड के नाम पर सबने हामी भर दी। अप्रैल 2023 में वो 31वां सदस्य भी बन गया, लेकिन स्वीडन का मामला अटकता रहा। दरअसल 2 देशों ने कांटा फंसा दिया था। कौन कौन से देश? तुर्की और हंगरी। तुर्की की आपत्ति स्वीडन में मौजूद कुर्द अलगाववादियों से जुड़ी थी। जनवरी 2024 में उसने बाधा हटा ली। फिर 26 फरवरी को हंगरी ने भी ओके कर दिया। स्वीडन ऐसे समय में नेटो का सदस्य बना है जब इस गुट की ताकत और जरूरत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे स्वीडन की नेटो मेंबरशिप में देर क्यों लगी, हंगरी ने वीटो हटाने के लिए क्या सौदा किया और क्या मौजूदा दौर में नेटो की प्रासंगिकता बची हुई है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात नेटो और स्वीडन की। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। तारीख 4 अप्रैल 1949, जगह वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। 12 देशों ने मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो की नींव रखी। उस मौके पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने कहा था, There are those who claim that this treaty is an aggressive act on the part of the nations which ring the North Atlantic. That is absolutely untrue. For us, war is not inevitable. We do not believe that there are blind tides of history which sweep men one way or another. In our own time, we've seen brave men overcome obstacles that seemed insurmountable and forces that seemed overwhelming. Men with courage and vision can still determine their own destiny. They can choose slavery or freedom, war or peace. I have no doubt which they will choose. ट्रूमैन का मानना था कि नेटो कोई आक्रामक गुट नहीं है, ये बाहरी खतरे के खिलाफ कवच की भूमिका निभाएगा। बाहरी खतरे से उनका मतलब सोवियत संघ के विस्तारवाद से था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देश उबरने की कोशिश कर रहे थे। इस दौर में ऐसे 2 देश थे जो दूसरों की मदद करने की हालत में बचे थे, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों मदद के बदले अपनी प्रभुसत्ता थोपना चाहते थे। इसी कड़ी में 1947 में अमेरिका ने मार्शल प्लान लॉन्च किया। ये प्लान काफी हद तक पैसों और डिप्लोमेटिक सपोर्ट पर निर्भर करता था। इसके बरक्स सोवियत संघ ने दमखम का प्रदर्शन किया। फरवरी 1948 में उसने चेकोस्लोवाकिया में तख्ता पलट करवाया। फिर वहां कम्युनिस्ट शासन थोपा गया। इस घटना ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी। उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ पैसे के जोर से सोवियत संघ से निपटा नहीं जा सकता, अब सैन्य सहयोग की यहाँ पर जरूरत है। फिर 1948 में एक और बड़ी घटना हुई। सोवियत संघ ने ईस्ट बर्लिन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। दरअसल जर्मनी दूसरे वर्ल्ड वॉर का पराजित देश था। जंग के बाद विजेता देशों ने उसका बंटवारा कर दिया। वेस्ट जर्मनी पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का कंट्रोल हुआ, जबकि ईस्ट पर सोवियत संघ का। जर्मनी के साथ साथ राजधानी बर्लिन का भी बंटवारा हुआ था। वेस्ट बर्लिन पश्चिमी देशों के हिस्से में आया, जबकि ईस्ट बर्लिन सोवियत संघ के। वेस्ट बर्लिन की सप्लाई लाइन ईस्ट बर्लिन होकर जाती थी। जून 1948 में सोवियत संघ ने लैंड बॉर्डर बंद कर दिया। इसके बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को एयरलिफ्ट कैंपेन चलाना पड़ा। फिर अमेरिका समेत 12 देशों की आपातकालीन बैठक शुरू हुई। कई महीनों तक नियम कायदों पर चर्चा चली। फिर अप्रैल 1949 में उन्होंने नेटो के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद से इस गुट का लगातार विस्तार हुआ है। फिलहाल इसके सदस्य देशों की संख्या है 31। किस देश ने कब सदस्यता ली, इसके बारे में भी जान लेते हैं। 1949 अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड। 1952 ग्रीस और तुर्की। 1955 जर्मनी। 1955 में वेस्ट जर्मनी ने नेटो की सदस्यता ली थी। 1990 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए। फिर पूरा जर्मनी नेटो का मेंबर बना। 1982 स्पेन। 1999 चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड। 2004 बुल्गारिया, एस्टोनिया,
लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। 2009 अल्बानिया और क्रोएशिया। 2017 मॉन्टेनिग्रो। 2020 नॉर्थ मैसेडोनिया। 2023 फिनलैंड। अगले कुछ दिनों में स्वीडन 32वां सदस्य बन जाएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर नेटो कितना अहम है। इसके लिए आपको दो प्रावधानों की कहानी हम बताते हैं। पहला है आर्टिकल 4। इसके मुताबिक जब किसी सदस्य को अपने या किसी दूसरे सदस्य के ऊपर खतरा महसूस हो तो वे मिलकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। ये चर्चा सैन्य संघर्ष की आशंका को कम करने के लिए बेहद जरूरी होती है। इस तरह की बातचीत का पहला मंच नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल यानी NAC है। ये नेटो की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। नेटो की स्थापना के बाद से आर्टिकल 4 7 बार लागू किया जा चुका है। मसलन 2015 में तुर्की ने इसका इस्तेमाल किया था। तब सीरिया की सीमा के पास एक आत्मघाती बम हमला हुआ था जिसमें 30 लोग मारे गए। फिर आर्टिकल 4 के तहत मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग के बाद NAC ने कहा कि नेटो तुर्की के खिलाफ आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। हालांकि इस मामले में आगे कोई कार्रवाई की नहीं गई। अब अगले प्रावधान की तरफ चलते हैं। यह है आर्टिकल 5। नेटो के संदर्भ में सबसे ज्यादा चर्चा इसी की होती है। इसमें साझा सुरक्षा की बात दर्ज है। आर्टिकल 5 के तहत अगर नेटो के किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। उस हालात में सबको साथ मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। इसको अभी तक सिर्फ एक बार लागू किया गया है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के बाद। तब अमेरिका के नेतृत्व में नेटो सेना को अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। क्या इसके अलावा नेटो ने कुछ नहीं किया? ये कहना सरासर गलत होगा। नेटो की चुनौतियां और उसके इतिहास को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक एक कर इन सभी को समझते हैं। पार्ट 1 कोल्ड वॉर। शुरुआती दौर में नेटो का फोकस सोवियत संघ का विस्तारवाद रोकने पर रहा। फिर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। कुछ समय बाद सोवियत संघ का पतन हो गया। एक पल को यहां पर लगा कि नेटो की जरूरत खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोपीय देशों की सीमाएं नए सिरे से निर्धारित हो रही थीं। सबसे बड़ा झगड़ा यूगोस्लाविया को लेकर था। 1995 में नेटो ने बोस्निया एवं हर्जेगोविना में अपनी सेना उतारी। फिर 1999 में कोसोवो का संकट खत्म करने में मदद की। बोस्निया और कोसोवो वॉर के बारे में हम दुनियादारी में आपको विस्तार से बता चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 2 9/11। अमेरिका पर हमले के बाद नेटो ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। तालिबान को कुर्सी से उतारा गया। लोकतंत्र लाने की कोशिश की गई। अगस्त 2023 में इंटरनेशनल फोर्स की जिम्मेदारी नेटो ने संभाल ली। हालांकि वे तालिबान की वापसी रोकने में सफल नहीं हो पाए। पार्ट 3 इस्लामिक स्टेट। 2014 के साल में सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट यानी कि ISIL का उभार हुआ। इराक और सीरिया की सीमा तुर्की से लगती है। तुर्की नेटो का सदस्य है। IS का उभार मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप के लिए भी खतरनाक था। तब नेटो ने मदद भेजने का वादा किया। नेटो IS के खिलाफ बने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है। जैसे जैसे यूरोप में आतंकी हमले बढ़े, साझा सुरक्षा की जरूरत बढ़ती गई। पार्ट 4 रूस। 2014 में रूस ने यूक्रेन का क्रीमिया हथिया लिया। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि यूक्रेन वेस्ट की तरफ झुक रहा था। वो यूरोपियन यूनियन और नेटो की मेंबरशिप लेने के फिराक में था। फिर फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जिस रफ्तार से उसने बढ़त बनाई, ऐसा लगा कि वो कुछ दिनों के अंदर कब्जा कर लेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जंग के 2 बरस पूरे हो चुके हैं। अभी भी यूक्रेन मुकाबला कर रहा है, लेकिन कब तक कर पाएगा इस पर संशय है। जिस दिन यूक्रेन हारा, रूस और वेस्ट के बीच का बफर जोन खत्म हो जाएगा। फिर सीधे टकराव की आशंका बढ़ जाएगी। नेटो इस आशंका को कम करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती ने स्वीडन को बदलने के लिए मजबूर किया। मई 2022 में उसने फिनलैंड के साथ नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया। ये बड़ा दिलचस्प था। क्यों? स्वीडन ने आखिरी बार लड़ाई 1814 में लड़ी थी नॉर्वे के साथ। उसके बाद वो कभी किसी जंग में शामिल नहीं हुआ। पीस कीपिंग मिशंस में अपनी फोर्सेस जरूर भेजी, लेकिन खून खराबे से दूर रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसने अपनी 90% आर्मी और 70% एयरफोर्स भंग कर दी थी। बस काम भर की फौज रखी। मुल्क की पॉलिटिक्स काफी हद तक ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस्ड रही, लेकिन रूस के आक्रामक रवैये के बाद कहानी पलट गई। उसने अप्लाई तो कर दिया, मगर आगे की राह बहुत आसान नहीं थी। मेंबरशिप के मामले में नेटो ओपन डोर पॉलिसी का वादा करता है। यूरोप का कोई भी देश नेटो का सदस्य बन सकता है। 3 जरूरी शर्तें हैं इसके लिए। पहली, लेटर ऑफ इंटेंट यानी औपचारिक तौर पर आवेदन और नेटो की शर्तों को लागू करने का वादा करे। दूसरी, नेटो का कोई सदस्य मेंबरशिप पर वीटो ना करे और उनकी संसद नए सदस्य की सदस्यता के प्रस्ताव पर मंजूरी दे। और तीसरी, संबंधित देश नेटो की शर्तों का पालन करें और जरूरी नियमों को अपने संविधान के हिसाब से लागू कराए। स्वीडन दूसरी शर्त पर फंस गया। हंगरी और तुर्की ने उसकी मेंबरशिप का समर्थन करने से मना कर दिया। तुर्की का आरोप था कि वो अपराधियों को बचा रहा है, तख्तापलट के आरोपियों को शरण दे रहा है।
उसने उनके प्रत्यर्पण की मांग की, स्वीडन ने मना कर दिया। इससे तुर्की नाराज हो गया, उसने वीटो लगाने की बात कह दी। फिर जुलाई 2023 में लिथुआनिया में बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग हुई। इसके बाद तुर्की ने अपना विरोध हटा लिया। कुछ घंटों के बाद खबर आई कि अमेरिका तुर्की को F-16 फाइटर जेट्स बेचने वाला है। 2019 में तुर्की ने रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने तुर्की की फाइटर जेट्स वाली डील पर रोक लगा दी, लेकिन जुलाई 2023 में उसने रोक हटा ली। इसके अलावा स्वीडन ने भी तुर्की पर अपना सुर बदलने का वादा किया था। जानकारों के मुताबिक इसी डील के बदले तुर्की ने ओके किया था। जनवरी 2024 में तुर्की की संसद ने भी प्रस्ताव पास कर दिया। ये तो हुई तुर्की के विरोध की कहानी, मगर हंगरी ने कभी अपने विरोध की वजह खुलकर नहीं बताई। एक कारण ये निकाला गया कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी हैं, इसलिए उनके दबाव में काम कर रहे हैं। इस मामले को और विस्तार से समझने के लिए हमने मोहन पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से बात की। पूछा, हंगरी ने रजामंदी देने में इतनी देर क्यों लगाई? सुनिए उन्हें। विक्टर ऑर्बन वहां पे कई सालों से प्राइम मिनिस्टर हैं। विक्टर ऑर्बन और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बीच में रेजिस्टेंस चली आ रही है तकरीबन कोविड के समय से, क्योंकि कोविड के समय में एक तरह से जो कोविड रिलीफ पैकेज, एक बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही विशालकाय कोविड रिलीफ पैकेज था जो 27 मेंबर स्टेट्स में बंटना था। लेकिन दो ऐसे देश थे जिनमें एक हंगरी है और दूसरा पोलैंड, जहां पर ये जो रिलीफ पैकेज है ये नहीं गया। और इसके पीछे कारण ये था कि उस वक्त बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लग रहे थे, विक्टर ऑर्बन की भी गवर्नमेंट पे लग रहे थे और उस वक्त डोनाल्ड टस्क की उस वक्त पोलैंड में जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर भी लग रहे थे कि रूल ऑफ लॉ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। वहां पे जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो आर्बिट्रेरी तरीके से होता है। बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो यूरोपियन यूनियन के फंडामेंटल वैल्यूज हैं जिनकी वहां अनदेखी होती है। तो लिहाजा इन कारणों के वजह से ये कोविड रिलीफ पैकेज को विद होल्ड कर लिया गया था। और ये छोटा मोटा पैकेज नहीं है। हंगरी की अगर बात करें तो ये तकरीबन $30 बिलियन का, 30 बिलियन यूरोस का, यानी डॉलर से ज्यादा रकम हुई, 30 बिलियन यूरोस का ये पैकेज है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये कोविड के समय से चलती आ रही है। हंगरी का कहना ये है कि ये हमारा हक का एड है क्योंकि बाकी सारे गवर्नमेंट्स को आपने दे दिया। इधर पोलैंड में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हुए, फिर पोलैंड में एक बहुत ही प्रो यूरोपियन यूनियन सरकार भी बनी, तो पोलैंड का रास्ता साफ हो गया। लेकिन हंगरी को लेकर ये प्रॉब्लम चली आ रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था रशिया यूक्रेन वॉर के पहले से, जहां पे हंगरी इस बात को कहता है कि भाई आप हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार करते हैं। यूरोपियन यूनियन और दूसरा हंगरी का जो रिलेशंस हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन से भी बहुत अच्छे हैं। मतलब जो विक्टर ऑर्बन की पार्टी है उनकी बहुत अच्छे रिलेशंस, कॉर्डियल रिलेशंस पुतिन से भी बहुत अच्छे और चाइना से भी बहुत अच्छे हैं। तो हंगरी एक तरह से एक ऐसे मेंबर के रूप में देखा जाता है यूरोपियन यूनियन में जो कि ऐसी इश्यूज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट देखिए कैसे ये हुआ है। जब वॉर शुरू हुई थी तो एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म बनाया गया था हंगरी, टर्की और स्वीडन के बीच में, ताकि इस इशू को मतलब इस इशू को पे डेवलपमेंट किया जा सके। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपसे कहूं तो ये चीज इतनी जल्दी हंगरी के लिहाज से कैसे हुई, वो इस तरह से हुई कि कुछ जो पैसा है जो ये कोविड रिलीफ फंड का वो रिलीज किया गया है। मतलब 30 बिलियन यूरो में से 10 बिलियन यूरो जो है वो रिलीज किए गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हंगरी को कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि हंगरी नेटो को, ना ही नेटो को और ना ही ईयू को, दोनों में से किसी को छोड़ नहीं सकता। हंगरी की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह ईयू के ऊपर निर्भर है और सिक्योरिटी भी। तो ये तमाम रेजिस्टेंस के बावजूद, शॉर्ट में मैं कहूं तो अगर एक एग्जिस्टेंशियल प्रश्न इसके ऊपर खड़ा किया जाए तो हंगरी दोनों ही अलायंसेस को नहीं छोड़ सकता। एक और चीज है जिस पे मैं गौर जरूर करना चाहूंगी, वो ये कि देखिए ये जो इसमें डेफिनेटली एक क्विड प्रो क्यो है। क्विड प्रो क्यो ये है कि स्वीडन के जो फाइटर जेट्स है जिनको ग्रिपेंस कहते हैं, वो बेसिकली हंगरी की जो फ्लीट है, जो स्पेशली जो उनकी फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, उसमें बहुत सेंट्रल रोल है उनका। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले ही एक समझौता हुआ है जिसमें स्वीडन ने अग्री किया है हंगरी को और भी कुछ 4 या 5 एडिशनल ग्रिपेंस देने के लिए। तो इसके मूल में इस तरह की बातें हैं, क्विड प्रो क्यो है और देर सबेर ये होना तो था ही। हंगरी का जो टैक्टिक थी वो डिले करने की थी, लेकिन मेरा ख्याल से कि अब उसमें कुछ बचा नहीं था और हंगरी ने सही समय पे इस पे माना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक क्विड प्रो क्यो इसके पीछे काम कर रहा था। स्वीडन की नेटो मेंबरशिप कितनी बड़ी घटना है, इसका यूरोप और अमेरिका की पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा? बहुत बड़ा वाटरशेड इवेंट है। मतलब आप इसके
इम्पोर्टेंस का आकलन ऐसे लगा सकते हैं कि कहा जाता है कि जब प्रेसिडेंट पुतिन ने वॉर शुरू करी थी तो एक प्रेसिडेंट पुतिन का जो जियोपॉलिटिकल कारण है इस वॉर के पीछे वो कहीं ना कहीं ये था कि आप फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन करेंगे। फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन करेंगे से मतलब ये कि देखिए फिनलैंड जो है और रशिया का बॉर्डर बहुत लंबा है और फिनलैंड ने पिछले 150 साल से ऑलमोस्ट, हालांकि उसमें एक आध वॉर्स भी हुई, लेकिन फिनलैंड ने रशिया के साथ रहने का एक सबसे अच्छा जो तरीका निकाला था कि भाई मैं रशिया का नेबर हूं तो मैं कैसे पीसफुल तरीके से अपना गुजारा कर सकता हूं। तो इसके लिए उन्होंने जो सोल्यूशन निकाला था वो ये सोल्यूशन था कि भाई हम एक न्यूट्रल कंट्री की तरह रहेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन का डिमांड ये था कि यूक्रेन भी एक फिनलैंड के ही तरह से, फिनलैंड के ही मॉडल पर फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन हम चाहते हैं ताकि एक बफर कंट्री की तरह से रहे, बफर जोन में। ये प्रेसिडेंट पुतिन की शुरुआत में डिमांड थी। लेकिन हुआ ये कि फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन के बजाय हो ये गया कि नेटोइजेशन ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन दोनों हो गया। तो ये जो दो कंट्रीज हैं, अगर आप इनको मैप में देखेंगे तो फिनलैंड तो बहुत लंबा बॉर्डर है उसका रशिया के साथ, और उसके बगल में स्वीडन है। और स्वीडन और फिनलैंड अगर आप नॉर्दर्न ईस्टर्न अलायंस में, जो नॉर्थ ईस्ट यूरोप का जो रीजन है, वहां पे सिर्फ ये दो ऐसे देश थे जो नेटो के सदस्य नहीं थे और पिछले तकरीबन 150 साल से ये न्यूट्रल स्टेटस में थे। हालांकि स्वीडन के कारण अलग थे, फिनलैंड के कारण अलग थे, लेकिन दोनों ही देश जो थे वो ये न्यूट्रल कंट्रीज थे। और जो यूक्रेन में युद्ध के बाद से इनका जो सिक्योरिटी डिलेमा है, ये बहुत शुरू से ही ये बात तय हो गई थी कि अगर आप वहां पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देखते हैं, लोगों की पब्लिक ओपिनियन को देखते हैं, तो जो 24 फरवरी 2022 को वॉर शुरू हुई उसके कुछ दिन बाद ही ये बात क्लियर हो गई थी कि दोनों ही कंट्रीज अब नेटो ज्वाइन करेंगे। क्योंकि देखिए यूरोप का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है या यूरोप में जो सिक्योरिटी का माहौल है वो वहां ऐसा है कि अगर स्पेशली जो जॉर्जिया के साथ हुआ 2008 में और 2014 में यूक्रेन के साथ और फिर 2022 में यूक्रेन के साथ, कहीं ना कहीं वो इस बात की पुष्टि करता है, जो एक बहुत ही हॉकिश स्टेटमेंट है लेकिन फिर भी इस बात की पुष्टि करता है कि अगर आप ईस्ट यूरोप में हैं, अगर आप फ्रंट लाइन स्टेट हैं, तो आपको दो ही चीजें बचा सकती हैं, या तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो और नहीं तो आपके पास नेटो की सदस्यता हो। स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप ऐसे समय में मिल रही है जब इस गुट का भविष्य खतरे में है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के संकेत हैं। ट्रंप नेटो से निकलने और गुट की फंडिंग रोकने की धमकी देते रहे हैं। अगर वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो नेटो का भविष्य क्या होगा, और अगर नेटो भंग हो गया तो बाकी सदस्यों के पास क्या विकल्प होंगे? डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि नेटो में जो शर्त रखी गई है, नेटो अलायंस का आप मेंबर कैसे बन सकते हैं, जो शर्त है वो ये है कि 2% ऑफ योर जीडीपी, 2% ऑफ योर जीडीपी आपको मिनिमम कमिट करना है नेटो का मेंबर बनने के लिए। इतने सालों से हो क्या रहा था? किस बात पे डोनाल्ड ट्रंप नाराज थे? डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल वाजिब बात पे नाराज थे। वो इस बात पे नाराज थे कि आप अपनी एनर्जी तो रशिया से लेते हैं, मतलब उनका जो यूरोप से कहना था कि एनर्जी के लिए आप रशिया पे डिपेंडेंट हैं, ट्रेड आप चाइना के साथ करते हैं, ठीक है, हमारे साथ आप जो है वो दूसरे तरीके की ट्रेड चाहते हैं। तभी तो भाई ट्रंप के एरा में ट्रेड वॉर्स भी उन्होंने यूरोप के साथ शुरू कर दी थी। लेकिन जब आपकी सिक्योरिटी की बात आती है तो फिर आप फ्री राइड करना चाहते हैं। और जो ये नेटो अलायंस है, इस अलायंस में अमेरिका इतना ज्यादा बड़ा अलायंस शेयर देता है, और आप जो है बड़े बड़े इकोनॉमीज यूरोप के, जैसे कि फ्रांस है, जैसे कि जर्मनी है, ये जो सबसे बड़े बड़े इकोनॉमीज है, ये बहुत कम देते हैं। तो अगर आप नेटो की डिफेंस स्पेंडिंग को भी अगर आप ब्रेक करेंगे, देखिए नेटो की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, ठीक है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स में से तकरीबन 800-900 बिलियन डॉलर अकेले अमेरिका देता है, और उसके बाद बाकी जितने हैं वो सब उसमें छोटे 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 हिस्से हैं। तो ये बात थी डोनाल्ड ट्रंप की कि भाई हम इसको क्यों इतना फंड करें, क्योंकि यू शुड फंड फॉर योर ओन सिक्योरिटी। ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन इतने सालों का जो पीस डिविडेंड का जो एग्जिस्टेंस था यूरोप का, जाहिर है कि उसमें उनको प्रॉब्लम हो रही थी करने में। लेकिन ट्रंप के आने के बाद क्या नेटो की फंडिंग बंद हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रंप के आने के बाद नेटो की फंडिंग बंद नहीं होगी, क्योंकि टेक्निकल भी उसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं। बाइडेन ने कुछ ऐसे लॉज भी पारित करे हैं जहां पे दे काइंड ऑफ मेक इट इम्पॉसिबल इन मेनी वेज, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर ट्रंप टू
यूनिलैटरली विड्रॉ फ्रॉम नेटो। तो ये चीज तो एक टेक्निकल हर्डल है। दूसरा, ट्रम्प का कहना देखिए ये है कि आप अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाइए। आपने जो ये आपको जर्मनी ने अभी तक अपनी 2% जीडीपी को टच नहीं किया, इतना बड़ा जीडीपी जिसका है। फ्रांस नहीं कर रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं जिनको करना है। तो अमेरिका अकेले इसका वो नहीं उठाएगा भार, और यूरोप इसमें फ्री राइड नहीं करेगा। तो मेरी नजर में अगर ट्रम्प वापस आते हैं तो क्या होगा? और नेटो भंग होगा, 100% नो। नेटो से वो विड्रॉ करेंगे, 100% नो। क्या करेंगे? स्पेंडिंग को कम करेंगे और पुश करेंगे कि यूरोपियंस जो है वो अपनी जो सिक्योरिटी है उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं। तो आपको स्पेंडिंग कम होती दिखेगी, जो अभी मैंने आपको जैसे बताया वो कम होती दिखेगी, लेकिन कट हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। देखिए, नेटो इज नॉट WTO या नेटो इज नॉट WHO की ट्रम्प ने आते ही उसको निकाल लिया। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी बातें जो है वो पॉलिटिकल पोस्चरिंग और सिग्नलिंग के लिए भी करी जाती है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क्स जो है वो इतने आसान नहीं है। लेकिन ठीक। ट्रम्प के आने के बाद जो बात बिल्कुल जाहिर है वो ये कि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी को लेकर डेफिनेटली वो बीड़ा खुद पे उठाना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से उठाना भी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नेटो एक हिपोक्रेटिक संगठन है। तर्क है कि यूक्रेन को पहले से ही नेटो में शामिल कर लेना चाहिए था, लेकिन वहां ऐसे देशों को शामिल किया जा रहा है जहां युद्ध का खतरा कम है। क्या नेटो सेफ खेलने की कोशिश करता है, और मौजूदा दौर में उसकी कितनी प्रासंगिकता बची हुई है? और ऐसे मतलब हमारी जो इंटरप्रिटेशन है नेटो का, वो इराक और अफगानिस्तान के मिसएडवेंचर्स के लेंस से होता है। लेकिन यूरोपियन सिक्योरिटी थिएटर में बात अलग है। देखिए, 1991 में सोवियत विघटन के बाद से जितने देश जो वहां पे जो वॉर्सो पैक्ट के सदस्य थे, जो एक अर्स्टवाइल USSR के जो मेंबर्स थे, इन देशों ने सालों तक लॉबिंग करी EU और नेटो का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप इस बात को नहीं डिनाई कर सकते कि उन देशों के लिए वो ये कहते हैं कि हमें रूस कभी भी, अभी रूस वीक है लेकिन कल को जब रूस स्ट्रांग होगा तो वो कभी भी हमको एक इंडिपेंडेंट देश की तरीके से नहीं रहने देगा। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि नेटो का रोल यूरोपियन सिक्योरिटी थिएटर में क्या रहा है। तो 1991 के बाद से जो मेंबर्स नेटो में शामिल होने शुरू हुए, वो सारे के सारे एक्स वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स थे। चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो चेक रिपब्लिक हो, चाहे वो स्लोवाकिया हो, चाहे वो हंगरी हो। हाँ, ये जितने देश हैं। उसके अलावा जब उसके बाद आपको मालूम है कि वहां पे युगोस्लाविया नामक एक देश होता था। युगोस्लाविया का जब विघटन शुरू हुआ, बॉल्कन्स में जो विघटन हुआ, उसके बाद से वहां पे भी रशिया द्वारा बैक्ड देश को छोड़कर, मतलब सर्बिया को छोड़कर, वहां पे भी जितने देश जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे वो भी नेटो में जाने के लिए बहुत तत्पर थे। तो इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि भाई वो देश अपनी सिक्योरिटी को किसके साथ देखते हैं। सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो बाल्टिक देशों की आती है, क्योंकि बाल्टिक जो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये ना केवल एक्स वॉर्सो पैक्ट थे बल्कि ये USSR के मेंबर्स भी थे। तो इन देशों को भी जब ये आजाद हुए, उसके बाद से 2003 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका ये नेटो में शामिल हुए। इसके अलावा बाकी जो बॉल्कन्स के जो देश हैं वो तो है ही, जिसमें मैसेडोनिया वगैरह वगैरह बहुत सारे देश हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यूक्रेन और जॉर्जिया भी उसी राह पे चलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो फियर्स हैं वो विंडिकेटेड है कि जैसे मैंने कहा कि ईस्ट यूरोप की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो ये है कि अगर आप या तो न्यूक्लियर पावर हो या आप नेटो के सदस्य हो, तो ऐसे में प्रासंगिकता तो ऑफ कोर्स नेटो की है। हाँ, ये बात जरूर मैं मानूंगी कि अगर रशिया का अप्रोच अपने नेबर्स के प्रति ऐसा नहीं होता, अगर रशिया का अप्रोच अपने नेबर्स के प्रति उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करने का होता, तो बिल्कुल नेटो का कोई औचित्य नहीं था, और नेटो को स्पेशली कोल्ड वॉर के बाद से खत्म हो जाना चाहिए था। इसका अपने आप ही खत्म हो जाता, जितना कि मेरी समझ है। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि लगातार ये जो देश हैं, और ये गलत फहमी है कि नेटो इनको पुश करता था कि आप हम में शामिल हो जाइए। नेटो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि नेटो मेंबर बनने के लिए 2% ऑफ योर GDP आपको कमिट करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे देश जब सोवियत यूनियन के विघटन के बाद से आजाद हुए, इनकी इकोनॉमीज ऐसी स्थिति में ही नहीं थी कि ये 2% अपने GDP का स्पेंड कर सके। तो अगर आप इनके डिटेल में जाएंगे, इन्होंने सालों तक लॉबिंग करी है नेटो में शामिल होने के लिए। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए नेटो का सदस्य बनना और अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए EU का सदस्य बनना, ये यूरोपियन थिएटर का एक सच है। भले ही हम उसे भारत में रहकर मान पाए या ना मान पाए, मेरे हिसाब से इसको एनालाइज करने के लिए हमको उसको थोड़े
उसके संदर्भ में समझने की जरूरत है। तो प्रासंगिकता पुतिन ने खुद बनाई है। अगर पुतिन इस तरह का वॉर नहीं शुरू करते जिसका कोई बहुत ऐसा औचित्य नहीं है, तो नेटो अपने आप ही ब्रेन डेड हो जाता। क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन जो थे वो कोई नेटो को पसंद नहीं करते थे, और आपको मालूम है कि 2017 के आसपास उन्होंने कहा था कि नेटो इज अ ब्रेन डेड ऑर्गेनाइजेशन, वी डोंट नीड नेटो। तो वो अपने आप ही, जिसको कहते हैं जैसे अपने आप ही वो इररिलेवेंट हो रहा था, लेकिन अचानक उसको रीइंफोर्स कर दिया गया इस सिक्योरिटी सिचुएशन में एस्केलेशन की वजह से। तो अब तो वो सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है, और अब तो आप यूरोपियन देशों का रुख भी आप बदला हुआ देखते हैं। कहा जा रहा है नेटो में स्वीडन की एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान रूस को हुआ है। बाल्टिक सी में रशियन आर्मी की सप्लाई लाइन बुरी तरह प्रभावित होने वाली है। इस आकलन को कैसे देखा जाना चाहिए और इस घेराबंदी से रूस कैसे निपटेगा? जो बाल्टिक सी में रशिया का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, देखिए रशिया का जो मेनलैंड है वो तो अंदर की तरफ है, लेकिन बाल्टिक सी में एक छोटा सा रीजन जट आउट करता है जिसको हम कहते हैं कालिनिनग्राद। और कालिनिनग्राद जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग, वो वही रीजन है, और कालिनिनग्राद ही है वो रशिया का बाल्टिक सी का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो जिस प्रकार क्राइमिया में जो सेवास्तोपोल है वो ब्लैक सी रीजन का हेडक्वार्टर है, मतलब साउथ में, उसी प्रकार से जो ईस्टर्न रीजन है वहां पर मतलब अगर आप रशिया के नजर से देखेंगे तो वेस्ट हुआ, रशिया के वेस्ट में वो जो है वो बेसिकली उसका नाम है कालिनिनग्राद, और कालिनिनग्राद इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रशियाज बाल्टिक सी फ्लीट। जब तक स्वीडन और फिनलैंड नेटो के सदस्य नहीं थे, तब तक कौन था नेटो का सदस्य? तब तक केवल नॉर्वे था वहां का सदस्य। और अगर आप नेटो का बॉर्डर देखेंगे रशिया से, तो फिनलैंड और स्वीडन के ज्वाइन करने के पहले मुश्किल से 294 या कुछ 200 ऐसे किलोमीटर था, क्योंकि नॉर्वे एकदम नॉर्थ में जाके आप देखेंगे तो वो रीजन टच करता था, बाकी बीच में दो ये बफर स्टेट्स थे। लेकिन अब क्या होता है कि अब तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर जो है वो ऐड हो जाते हैं नेटो के बॉर्डर के साथ। और जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ऊपर से फिनलैंड, बगल में स्वीडन, उसके साथ नॉर्वे, इधर नीचे डेनमार्क, उसके बाद अगर आप नीचे से देखेंगे तो पोलैंड, उसके बगल में बाकी ये जितने कंट्रीज हैं जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, पोलैंड के पास में जो लैटविया, लिथुएनिया और एस्टोनिया, ये सारे के सारे नेटो मेंबर्स हैं। तो ये जो प्रेशर बनता है कभी भी वो चाहे, और स्पेशली मैंने सुवाल्की गैप के बारे में बात करी, जो पोलैंड से बेसिकली जहां जो बहुत सेंसिटिव है सेंट पीटर्सबर्ग के लिए। अगर नेटो, अगर मतलब कोई ऐसा युद्ध की परिस्थिति बनती है या ऐसा कुछ होता है और अगर उसको चोक कर दिया जाए तो बिल्कुल सप्लाई लाइन कट जाती है, बिल्कुल ऐसी बात है। और लिथुएनिया से भी जो ट्रेन्स जाती हैं, मतलब जो लैंड की कनेक्टिविटी है, अगर लिथुएनिया भी चाहे उनको तो वो उसको बंद कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिन चीजों के बारे में हम केवल पहले कयास लगाते थे, जिनके बारे में हम कहते थे कि ऐसा हो सकता है और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो यूं हो सकता है, वो अब जो स्थिति है वो मूर्तिमान रूप से आपके सामने है, और डेफिनेटली इसके ऊपर रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर बनता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी जो रीडिंग है इस पूरी सिचुएशन की वो ये कि आप प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स को जाने दीजिए। मतलब स्टेटमेंट्स एक अपनी बात है कि स्टेटमेंट्स क्या देते हैं, खड़े होकर कौन कहाँ स्टेटमेंट देता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल जमीनी सच्चाई के ऊपर बात करेंगे तो जो फोकस है रशिया का वो अभी भी यूक्रेन पर होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि वो रीजन तो अब उनके हाथ से निकल गया। दिस इज डेफिनेटली अ स्ट्रेटेजिक, आई वुड से, सेटबैक फॉर रशिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे। और यूक्रेन युद्ध के पहले रशिया के जो जो जियो स्ट्रेटेजिक जो गोल्स थे वो ऑब्वियसली अपने आप ही मीट हो रहे थे। तो ये जो नेटो में यूनिटी आपको दिखती है, ये जो आपको यूरोपियन थिएटर में जो आपको मिलिटराइजेशन दिखता है, ये सब अनकॉल्ड फॉर है। ये अनकॉल्ड फॉर है क्योंकि जैसे मैं आपको बार बार अपने और भी वक्तव्यों में बताती हूँ कि वो यूक्रेन 16%, 17% यूक्रेन के लैंड को पकड़ना, ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक विन या डिफीट नहीं, मतलब विन नहीं है। क्योंकि बड़ा डिफीट क्या है कि वो जो रीजन है वो रीजन में रशिया का इन्फ्लुएंस किस तरह से कम हुआ है। तो ये समझने वाली जो जरूरत है। और आई थिंक अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर रूस कुछ कर सकता है तो वो ये कि इस वक्त जो बैटल फ्रंट में उसको बढ़त है, स्पेशली अवदीव्का लेने के बाद, वहां पे कॉन्सेंट्रेट करे और अवदीव्का के बाद इस तरह से 2-4 स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज और हासिल करे, तो उससे आप जरूर मनोबल टूटता देखेंगे वेस्ट का। लेकिन एटलीस्ट नेटो की जहां तक बात है तो नेटो हैज मतलब वो नेटो जिसका औचित्य खत्म हो रहा था धीरे धीरे, उस नेटो को एक री इन्वेंट करने का एक बहाना मिल गया। और इस तरह की सॉलिडारिटी तो हमें बहुत बहुत दशकों बाद दिखी है नेटो में। ये हो गया हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। 25 फरवरी को लाहौर के अचरा बाजार में भीड़ ने एक महिला पर ईशनिंदा का आरोप लगाया। दावा ये कि महिला ने जो कपड़े पहने हुए थे उसमें कुरान की आयतें लिखी हैं। इसी बात पर लोग भड़क गए और महिला की जान लेने पर उतारू हो गए।
फिर एक पुलिस अधिकारी ने दखल दिया, किसी तरह महिला की जान बचाई गई। मामला तब भी शांत नहीं हुआ। पहले ऐसा देखा गया कि जब भी पीड़ितों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो भीड़ स्टेशन को ही घेर लेती है। इसी डर के चलते लाहौर पुलिस ने एक उलेमा की मदद ली, जिसने भीड़ को बताया कि महिला के कपड़ों पर कुरान की आयत नहीं लिखी हुई है। तब जाकर भीड़ थोड़ा शांत हुई। बाद में पता चला कि उस महिला के कपड़े पर हिलवा लिखा हुआ था, जिसका अरबी में मतलब होता है ब्यूटी। घटना के बाद क्या हो रहा है? उस महिला को भीड़ से बचाने वाली अधिकारी एएसपी सैयदा बानो नकवी के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। पीड़ित महिला की पहचान सोशल मीडिया पर जाहिर कर दी गई है, उसकी वीडियो शेयर की जा रही है। ऐसे में उस महिला की जान को खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान में ईशनिंदा के दोषी को मौत की सजा का प्रावधान है। अभी तक कानूनन किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गई है, मगर भीड़ कईयों की जान ले चुकी है। 1947 से 2000 के बीच पाकिस्तान में ईशनिंदा के तकरीबन 70 केस दर्ज किए गए थे, लेकिन सिर्फ साल 2020 में ईशनिंदा के 138 केस दर्ज कर लिए गए। वहीं 2010 से 2021 तक इन केसों की संख्या लगभग 500 पहुंच गई है। पाकिस्तान की ईशनिंदा कानून पर हमने दुनियादारी में बात की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी बुर्किना फासो से है। बुर्किना फासो इन दिनों आतंकी हमलों की जद में है। 26 फरवरी को आतंकियों ने एक मस्जिद में हमला किया। हमले में 10 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लोकल मीडिया का दावा ये है कि संख्या और अधिक है। जिस दिन मस्जिद में हमला हुआ उसी दिन एक कैथोलिक चर्च में भी आतंकियों ने हमला किया। चर्च वाले हमले में 15 लोगों की जान गई। अभी तक किसी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जानकार कहते हैं कि दोनों हमलों के पीछे इस्लामी आतंकवाद की भूमिका है। कई बरसों से इस इलाके में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठनों का प्रभाव है। हजारों लोग इन हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। जनवरी 2022 में बुर्किना फासो में तख्ता पलट हुआ था। तब से वहाँ सेना का शासन है। तब से इस तरह के हमले और ज़्यादा बढ़े हैं। मिलिट्री सरकार ने आतंकवाद खत्म करने का वायदा किया था, लेकिन वे इसे रोकने में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।